नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम IRCTC के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 40-45% क्रैश होता हुआ नजर आया। 700 के लेवल तक आ चुका था, वहां से एक बाउंस देखने को मिला है, तो अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। तो क्या ये एक वैल्यू बाय है? क्या यहाँ पर निवेश करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? निवेश करना है तो कौन से लेवल पे करना चाहिए? इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स पे फोकस करते हैं। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो इंटरनेट टिकटिंग से आधे से ज़्यादा रेवेन्यू आता है 65.5%, रेल नियर 10.2%, केटरिंग 17.6% और टूरिज्म से 6.7% का रेवेन्यू आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप के बारे में बात करें 98.8%, ऑलमोस्ट 99% का कंट्रीब्यूशन इंटरनेट टिकटिंग से है, मात्र 1.3% का रेल नियर से दिखाई पड़ता है। तो क्या इसका मतलब है केटरिंग और टूरिज्म में लॉस हो रहा है? तो यस, फिलहाल के लिए लॉस देखने को मिल रहा है। इसका रीजन कोविड-19 है। प्री कोविड लेवल पे भी इंटरनेट टिकटिंग का जो कंट्रीब्यूशन था सबसे ज़्यादा था, लेकिन केटरिंग से और टूरिज्म से थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाता था, वो भी कंट्रीब्यूट करते थे। जैसे जैसे आपको ये रेस्ट्रिक्शंस हटते हुए नजर आए हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि टाइम के साथ हमें वापस वहाँ पर भी प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें 100% का रेवेन्यू इंडिया से ही आता है। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 13% है, ROC 15% है। ये सारे नंबर्स FY21 के हैं, तो क्लियरली आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी। नेट प्रॉफिट मार्जिन 24% है। यहाँ पर सरप्राइजिंगली हमें तेजी दिखाई पड़ती है, नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। कोविड के टाइम पे कंपनी के खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में कर दिए, जो कि अच्छी बात है, मैनेजमेंट ने कंट्रोल में किया है, वरना आपको लॉसेज भी देखने को मिल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोविड के टाइम पे भी पूरे फाइनेंशियल ईयर को अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट ही देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी 0 है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है। ओवरऑल फंडामेंटल रेशियोज हमें डिसेंट ही नजर आते हैं और कोविड की वजह से ये सारे नंबर्स काफ़ी ज़्यादा नीचे जाते हुए नजर आए हैं। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड काफ़ी अच्छा चल रहा था। रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी, प्रॉफिटेबिलिटी में डबल ग्रोथ थी क्योंकि मार्जिन्स भी सुधर रहे थे, लेकिन कोविड के बाद आपको रेवेन्यू में भारी गिरावट देखने को मिली और प्रॉफिट्स भी एकदम नीचे आते हुए नजर आए। लेकिन कंपनी ने अच्छा मैनेज किया, कॉस्ट कटिंग किया, इसलिए हमें फाइनेंशियल ईयर में कहीं पर भी लॉस दिखाई नहीं पड़ता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 67.4%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड के पास 0.5% की हिस्सेदारी है। अदर DIIs 4%, FII 7%, रिटेल एंड अदर्स हैं 20.8%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर आपको डिसेंट नजर आता है, बहुत खराब शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड ने 2-3 क्वार्टर में 7-8% से सीधा आधा % का होल्डिंग कर दिया है। FII के बारे में बात करें 8% से 5% हो गया था सितंबर में, लेकिन वहाँ से एक अच्छा बाउंस आया है, वापस FII यहाँ पर हमें एंटर होते हुए नजर आए हैं। दिसंबर में 7% का हो चुका है, अच्छी बात है। रिटेलर्स के बारे में बात करें ऑलमोस्ट 20% की रिटेलर्स की होल्डिंग नजर आती है। ये रिटेल एंड अदर्स हैं, तो अभी कुछ 19.5 के आसपास के रिटेल इन्वेस्टर्स दिखाई पड़ते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें तो 5 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 20% का मानना है कि खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 28% का अपसाइड है, मीडियन 4% का अपसाइड है और लोअर साइड पे 45% की गिरावट बताई जा रही है। रीजंस तो वही है भाई, वैल्यूएशन ज़्यादा है, कोविड की वजह से टेंशन हो सकता है, यही सारे रीजंस हैं, बाकी और कोई रीजंस तो यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ते। 65,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 118 का पी रेशियो है, तो क्लियरली कंपनी हमें अब भी प्रीमियम वैल्यूएशन पे दिखाई पड़ती है। ये एक लोगों के साइकोलॉजी में है कि अगर स्टॉक 20-25% गिर गया है तो स्टॉक अभी वैल्यू बाय हो चुका है। ऐसा नहीं होता है, वो टेक्निकली शायद वैल्यू बाय हो सकता है, लेकिन अगर आप वैल्यूएशन को, कंपनी को देखेंगे तो वो अलग हो जाता है। टेक्निकल्स अलग हैं, फंडामेंटल्स को अलग रखना चाहिए। तो यहाँ पर वैल्यूएशन वाइज 118 का पी रेशियो मेरे हिसाब से तो कहीं पर भी हमें वैल्यू बाय की तरह नजर नहीं आता है। और यहाँ पर मैंने एक और बात देखी, फिलहाल जो रिजल्ट्स हैं बेहतर होते हुए नजर आए हैं। अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स के देखेंगे, ट्रेलिंग 12 मंथ्स मतलब जो लेटेस्ट 4 क्वार्टर हैं, वहां पर आपको सिचुएशन कंटिन्यूसली बेहतर होती हुई नजर आती है। अगर ये पूरा का पूरा जो लेटेस्ट हाईएस्ट जो प्रॉफिट्स हमें देखने को मिले थे FY20 में, वहां तक अगर पहुंच भी जाता है तो भी ये वैल्यूएशन कम होकर हमें 70 और 80 के रेंज में आता हुआ नजर आएगा, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 2-3 क्वार्टर में तो हो जाना चाहिए। लास्ट क्वार्टर भी अच्छा गया, ये क्वार्टर के भी रिजल्ट्स आएंगे तो अच्छे ही जाएंगे, क्योंकि कोविड के रेस्ट्रिक्शंस तो है नहीं। नेक्स्ट क्वार्टर भी हमें अच्छा जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ये जो पी रेशियो है फिलहाल आपको 118
118 पे दिखाई पड़ता है। जब नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स आएंगे मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये 100 के भी नीचे जाता हुआ नजर आएगा, तो इस हिसाब से वैल्यूएशन में गिरावट देखने को मिलेगी, ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन वो वैल्यूएशंस भी बहुत ज़्यादा सस्ते दिखाई नहीं पड़ते हैं, ये समझना भी ज़रूरी हो जाता है। चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 2021 में बहुत अच्छी रैली देखने को मिली, स्टॉक कंटिन्यूअसली हमें भागता हुआ नजर आया, 1250 के भी ऊपर जाता हुआ नजर आया था। उसके बाद हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, स्टॉक और भी ज़्यादा यहाँ पर नीचे आता हुआ नजर आया था। आपको पता ही होगा वो फीस में शेयरिंग होने वाली है, तो रेवेन्यूज इनके आधे हो सकते हैं, तो इसके कारण गिर गया। लेकिन वापस न्यूज़ आई कि हम ये निर्णय वापस ले रहे हैं, तो स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया। उसके बाद स्टॉक में कोई खास एक्शन देखने को नहीं मिला है, उसी लेवल पे स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। काफ़ी महीने यहाँ पर ऑलरेडी निकल चुके हैं, 5-7 महीने यहाँ पर हो चुके हैं, स्टॉक में कोई खास एक्शन देखने को नहीं मिला। रिसेंटली स्टॉक अपने 200 डेज की मूविंग एवरेज तक पहुंचा था और वहां से सपोर्ट लेकर हमें वापस ऊपर आता हुआ नजर आया। डेली आरएसआई 52 का लेवल है, 60 के ऊपर चला गया था, मोमेंटम शुरू ही हो रहा था लेकिन वापस गिरावट देखने को मिली। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे जनरली ये स्टॉक इतना ज़्यादा बुलिश रहता है कि 20 वीक्स के मूविंग एवरेज पर ही सपोर्ट लेने के बाद हमें तेज़ी देखने को मिल जाती है। फिलहाल ये स्टॉक अपने 20 और 50 वीक्स के मूविंग एवरेज के बीच में कंसोलिडेट करने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। वीकली आरएसआई 52.47 का लेवल है, ना ही बहुत ज़्यादा वीक है ना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अभी फिलहाल ये कंफ्यूज नज़र आता है, साइडवेज ही नज़र आता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले 700 रुपये का लेवल एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर सपोर्ट लेकर ये स्टॉक ऊपर गया था, यहाँ पर भी इसी लेवल के आसपास बाउंस देखने को मिला और फिलहाल भी इसी लेवल से सपोर्ट लेकर ऊपर गया था। 200 डेज का मूविंग एवरेज भी यहीं पर बनकर आता है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें 900 रुपये का रेजिस्टेंस नजर आएगा, कई बार स्टॉक यहाँ से हमें रिटर्न होता हुआ नजर आया है। बीच में 800 रुपये का भी लेवल है, लेकिन ये 700 से 900 का एक वाइड जोन है जहाँ पर हमें ये ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है और जब तक इसी जोन में तब तक कोई बड़ा डायरेक्शन हमें देखने को नहीं मिल सकता। यहाँ पर ये कुछ समय और भी कंसोलिडेट कर सकता है, तो इसीलिए इन दोनों लेवल्स को ध्यान में रखते ही हमें काम करने के बारे में सोचना चाहिए। अब शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से तो 900 के ऊपर ही कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलेगा, उसके ऊपर जाता है तो ही खरीदेंगे तो बेहतर रहेगा। मिड टर्म के बारे में बात करें तो टेक्निकली स्टॉक स्ट्रॉन्ग चल रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। 200 दिन के मूविंग एवरेज पे अभी फिलहाल आया था और वहां से एक बाउंस देखने को मिला है, तो यहाँ पर हम खरीदारी करने के बारे में तो सोच सकते हैं। एक अच्छा सपोर्ट भी है 700 रुपये का लेवल, तो यहाँ पर आप 700 रुपये के नज़दीक आता है तो खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 690 का स्टॉप लॉस रहेगा, तो पर शेयर आपका जो रिस्क है फिलहाल 100 रुपीज़ के आसपास है। तो जितना ज़्यादा नज़दीक आपको मिलता है 720 750 के आसपास मिलता है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। टारगेट क्या रहेगा, तो इमीडिएट टारगेट तो देखिए 900 रुपये का रेजिस्टेंस है वही रहेगा, लेकिन एज अ पोजिशनल ट्रेड अगर हम खरीदते हैं तो थोड़ा सा लंबा टारगेट हम रख सकते हैं। तो 1100-1200 के आसपास का टारगेट हम यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ओपन पोजीशन समझूंगा इसे, क्योंकि ये जो प्राइस गया था ये जस्टिफाइड प्राइस नहीं था। यहाँ पर एकदम क्रेज चल रहा था इसलिए एकदम से प्राइस गया, एकदम से नीचे आ गया। ये ट्रेड हुआ है, लेकिन आप इतना समझिए नहीं कि ऊपर गया था सस्टेन किया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2-4 दिन में वापस ये 30% जो ऊपर गया 30% नीचे भी आता हुआ नजर आया था। तो इसीलिए आप इसे ओपन पोजिशन ओपन टारगेट की तरह भी खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है आप यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर सकते हैं, जैसे जैसे सपोर्ट बदल जाता है स्टॉप लॉस आप बदल सकते हैं। बाद में एक टाइम पे अगर आपको लगता है तो बेच सकते हैं या फिर स्टॉक को कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता। अब लॉन्ग टर्म के बारे में बात करते हैं, तो जैसा कि हमने वैल्यूएशन पे डिस्कस किया कि अभी ये वैल्यू बाय तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो 300 का पी रेशियो चल रहा था अभी वो कम हो चुका है। कम क्यों हुआ है, क्योंकि पहली बात तो स्टॉक प्राइस आपको गिरता हुआ नजर आया और स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 40-50% है, तो सीधा आपको 150-160 के आसपास पी रेशियो आता हुआ नजर आएगा। ऊपर से 2-3 क्वार्टर निकल चुके हैं, इसका प्रॉफिट ऐड हुआ है, तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में प्रॉफिट अभी बढ़ चुका है, ईपीएस बढ़ चुका है, तो इस हिसाब से भी हमें पी रेशियो कम होकर 120 के आसपास 118 के आसपास आता हुआ नजर आया। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जैसे ही अपना प्रॉफिट प्री कोविड लेवल पे पहुंच जाएगा, 1-2 क्वार्टर में पहुंच जाना चाहिए, ये क्वार्टर का भी रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे, तो ये जो पी रेशियो है ये क्वार्टर में 100 के नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है और धीरे धीरे करके आपको ये 70 के रेंज में आता हुआ नजर आ सकता है। इसमें शायद 2 से 3 क्वार्टर लग सकते हैं। तो 70 का भी अगर पी रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं तो वो भी मेरे हिसाब से सस्ता तो नहीं है, उसे हम वैल्यू बाय नहीं कहेंगे, लेकिन वो क्रेजी वैल्यूएशंस नहीं है, ये इजी हो जाता है। इसे
ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि अगर 300 का चल रहा है तो वो क्रेजी वैल्यूएशन है, 70 का अगर चल रहा है तो वो एटलीस्ट क्रेजी तो नहीं है, सस्ता भले ही नहीं है लेकिन एकदम क्रेजी वैल्यूएशन नहीं है। और कितने सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपको इतने सारे महंगे वैल्यूएशन पे सस्टेन करते हुए नजर आते हैं। और जब तक IRCTC की मोनोपोली बनी हुई है शायद ही आपको इसी प्रकार से महंगे वैल्यूएशन पे सस्टेन करता हुआ नजर आ सकता है। तो लॉजिक तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, लेकिन एट लास्ट करना क्या है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर आप 700 के आसपास नज़दीक आता है 750, तो यहाँ पर इस जोन में आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस आपको लॉन्ग टर्म में भी फिलहाल के लिए लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्राइस अभी तक तो वैल्यूएशन सस्टेनेबल नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली है, एक सर्कुलर से कुछ भी बदल सकता है। एक सर्कुलर आया 50% का रेवेन्यू गायब होने वाला था, तो इसीलिए भी ऐसे स्टॉक्स में काम करना है जहां पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो स्टॉप लॉस रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और पोजीशन साइजिंग लिमिट में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10-15% का पैसा इसमें ही घुसा दिया, उतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक सर्कुलर अब भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है और सिचुएशन एकदम रिवर्स हो सकती है और स्टॉक वापस नीचे भी आता हुआ नजर आ सकता है। तो इसीलिए एक तो कम क्वांटिटी खरीदनी है और स्टॉप लॉस लगा के खरीदनी है, भले ही आप लॉन्ग टर्म है। तो यहाँ पर आप 690 का स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में भी। प्राइस अगर और नीचे चला जाता है तो वापस हम कोई नई स्ट्रेटेजी ढूंढ सकते हैं, लेकिन एक बार प्राइस नीचे चला गया उसके बाद कुछ नहीं होगा, आपको होल्ड ही करना पड़ेगा या फिर बड़े लॉस में निकालना पड़ेगा। तो इस लॉजिक के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी इस स्टॉक के रिलेटेड आप स्टॉप लॉस इस्तेमाल करने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो फंडामेंटल्स ओवरऑल अच्छे नजर आते हैं, टेक्निकल्स ओवरऑल अच्छे हैं और मोनोपोली वाली कंपनी है। मोनोपोली पॉजिटिव भी हो जाता है और नेगेटिव भी हो जाता है, ये डिबेटेबल है, क्योंकि कई लोग कहते हैं मोनोपोली होती है तो एट लास्ट ये मोनोपोली टूट ही जाती है, और जिसकी भी मोनोपोली पहले होती है जनरली उसका मार्केट शेयर आपको कम होता हुआ नजर आता है जैसे ही नए प्लेयर्स एंटर हो जाते हैं। तो ये डिबेटेबल है, लेकिन फिलहाल के लिए तो ये पॉजिटिव साइड में ही है, इसी के कारण तो स्टॉक इतना भागा है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो वैल्यूएशन बहुत प्रीमियम है, FII-DII का स्टेक हमें गिरता हुआ नजर आता है, स्पेशली म्यूचुअल फंड ने तो ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया है। रिटेलर्स का स्टेक बढ़ता जा रहा है, मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट बियरिश चल रहे हैं, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ही ज़्यादा नजर आता है। तो ऐसे सिचुएशन में करना क्या चाहिए? शॉर्ट टर्म के लिए वीक है, अवॉइड करना चाहिए। मिड टर्म के लिए खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। 700 के जितना नज़दीक मिलता है उतना अच्छा रहेगा। 730, 740 इसके प्राइस के आसपास एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 690 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते हैं, लेकिन बेटर वैल्यूएशंस पे खरीदेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आपको स्टॉप लॉस के बिना काम करना है। लेकिन मेरा मानना है तो ये स्टॉक में देखिए गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, मोनोपोली है जो कि आज या कल टूट भी सकती है। ऐसे कई सारे सेक्टर्स थे जहाँ पर मोनोपोली थी सरकार की, लेकिन वो टूट गई, उसके बाद प्राइवेट प्लेयर्स एंटर हो चुके हैं और वो सरकारी प्लेयर को अभी कोई जानता भी नहीं है। तो इसीलिए भी आप स्टॉप लॉस लगाकर काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। देखिए अगर प्राइस स्ट्रांग है तो स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा और चला जाएगा ऊपर, लेकिन अगर वीक है तो हम वहां से एग्जिट कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।